थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो का इंतज़ार करते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। मेरा डेली का प्रयास होता है कि एटलीस्ट 2 वीडियो आपको डेली प्रोवाइड कर दूं और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वेरियस डीएनए पीसेज साइज वाइज इज कॉल्ड। आपको बताना है कि डीएनए के टुकड़ों को आकार के अनुसार व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रोफोरेशन, पीसीआर, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, उसे कहा जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पहले समझिए। देखिए यहाँ पर जो जेल यूज किया जाता है वह जेल होता है आपका एगारोस। जनरली जो जेल यूज किया जाता है वह जेल होता है एगारोस जेल, जो सीवीड से प्राप्त होता है, जो सीवीड से प्राप्त होता है। और यदि आप समझे कि कैसे ये प्रोसेस होता है तो देखिए होता क्या है इसमें कि डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट को ये जो मैट्रिक्स होता है, जो जेल होता है, इसमें डाल दिया जाता है और एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड और दूसरी तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। अब डीएनए के जो फ्रैगमेंट हैं छोटे छोटे, इनको जो है एक तरफ निगेटिव चार्ज की तरफ इनको रख दिया जाता है। ये धीरे धीरे मूव करते हुए पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। जो सेगमेंट जितना छोटा होता है वह उतनी दूरी तय करता है, यानी जिसका साइज जितना छोटा होता है वह उतनी दूरी तय करता है। इस प्रकार छोटे से फिर थोड़ा उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके ये एक ऑर्डर में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टॉटोमेरिज्म है पेयरिंग ऑफ प्यूरिन विद प्यूरिन, यानी प्यूरिन का प्यूरिन से युग्मन, पेयरिंग विद पिरीमिडीन यानी पिरीमिडीन का पिरीमिडीन से युग्मन, बोथ ऑफ द एबव, पेयरिंग ऑफ प्यूरिन विद पिरीमिडीन, प्यूरिन का पिरीमिडीन से युग्मन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, पेयरिंग ऑफ प्यूरिन विद पिरीमिडीन। ये वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द लोवेस्ट क्रोमोसोम नंबर इज फाउंड इन। गुणसूत्र की सबसे कम संख्या पाई जाती है, दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है। ऑप्शन है हैप्लोपेपस ग्रैसिलिस, पोवा लिटोरोसा, सेलिक्स टेट्राइस्पर्मा, एग्रेटस कॉनिजॉइड्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए। हैप्लोपेपस ग्रैसिलिस में क्रोमोसोम की संख्या सबसे कम होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कई बार ही पूछा गया है तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। द प्रिंसिपल एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल इज। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देख लीजिए और जो आंसर सही हो उसे चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, सभी कर लिए होंगे, इजी था। तो एटीपी जो है वह प्रिंसिपल एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल होता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल।
एनर्जी करेंसी ऑफ सेल या यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर, दोनों चीज आप ध्यान दीजिएगा। या इसको कहा जाता है यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर ऑफ द सेल। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंजाइम्स फंक्शन इन सेल आर कॉल्ड, यानी एंजाइम जो सेल के अंदर फंक्शनल होते हैं उन्हें कहा जाता है एंडो एंजाइम्स, एक्सो एंजाइम्स, एपो एंजाइम्स, आइसो एंजाइम्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, उन्हें कहा जाता है एंडो एंजाइम्स। एग्जाम्पल एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड एंजाइम्स ऑफ क्रेब साइकिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस वाज डिस्कवर्ड बाय, लिंग सहलग्न वंशागत की खोज की गई किसके द्वारा? मैकलंग, लैंडस्टीनर, मेंडल, मॉर्गन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा, इसकी खोज मॉर्गन ने किया। और किस पर किया? तो ड्रोसोफिला। इसकी खोज सर्वप्रथम मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में किया था। ड्रोसोफिला में किया था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ई कोलाई जेनेटिक कोड इज नॉट सिमिलर टू, ई कोलाई का जेनेटिक कोड किसके समान नहीं है? मनुष्य का जेनेटिक कोड, पक्षियों का जेनेटिक कोड, माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक कोड, शैवाल का जेनेटिक कोड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ई कोलाई का जेनेटिक कोड किसके समान नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड के समान नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस शोज दैट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज, प्रयोगात्मक प्रमाण प्रदर्शित करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है अर्धसंरचनात्मक, हानिकारक, संरचनात्मक, परामर्शक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आंसर होगा ए, सेमी कंजर्वेटिव, यानी अर्ध संरचनात्मक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पॉलीमर अ सीक्वेंस इनवेरिएबली कोड्स फॉर, आपको सिंपल बताना है कि इनमें से ए बहुलक किसके लिए कोड करता है? प्रोलीन, लाइसिन, वैलिन, ल्यूसीन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, लाइसिन के लिए। बी वाला ऑप्शन सही होगा। ए बहुलक, ए बहुलक लाइसिन के लिए कोड करता है। और बात करें प्रोलीन के लिए कोड करता है कौन सा बहुलक? तो सी बहुलक। सी बहुलक प्रोलीन के लिए कोड करता है और यू बहुलक एलेनिन के लिए कोड करता है। और होता है एक यू बहुलक जो एलेनिन के लिए कोड करता है। तो इन्हें आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि ए बहुलक लाइसिन के लिए कोड करता है, सी बहुलक प्रोलीन के लिए कोड करता है और यू बहुलक एलेनिन के लिए कोड करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च अकर्स विद द हेल्प ऑफ, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च के हाइड्रोलिसिस में हेल्प करता है? सुक्रोज, एमाइलेज, पेप्टिडेज, लाइपेज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आंसर होगा बी, विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च अकर्स विद द हेल्प ऑफ
एमाइलेज। इजी था, सभी लोग कर लिए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमीनो एसिड्स नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी आर। अमीनो एसिड जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है उन्हें कहा जाता है नॉन एसेंशियल, एसेंशियल, नॉन प्रोटीनेशियस, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी। उन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है, जिनकी संख्या होती है 10। इनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता, उन्हें कहा जाता है एसेंशियल अमीनो एसिड। यह खाने से प्राप्त होते हैं, मतलब फूड से इनको प्राप्त किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। इनमें से कौन सा कारक सहलग्नता की मजबूती को प्रभावित नहीं करता? टेम्परेचर, एक्सरेज, एज ऑफ एनिमल, सैलिनिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, लवणता। सामान्यतः सैलिनिटी सहलग्नता पर प्रभाव नहीं डालती, इसका सहलग्नता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और टेम्परेचर, एक्स रेज, एज ऑफ एनिमल, इन सब का प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ने पर सहलग्नता बढ़ जाती है, एक्स रेज सहलग्नता को कम करती हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो सहलग्नता एज बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। और सामान्यतः सैलिनिटी का सहलग्नता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A plant having chromosomal constitution as AA, BC, DD is a। पौधे जिसमें गुणसूत्रों का संगठन AA, BC, DD प्रदर्शित होता है वह कहलाते हैं डबल नलीसोमिक, डबल ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक, डबल मोनोसोमिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, टेट्रासोमिक। वह टेट्रासोमिक कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुहने। कुहने एक साइंटिस्ट हैं, उनका क्या योगदान रहा है वो आपको बताना है। डिस्कवर्ड पैराथायरॉइड, क्वाइंड द टर्म एंजाइम, क्वाइंड द टर्म जीन, डिस्कवर्ड एंजाइम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, कुहने ने एंजाइम शब्द को प्रतिपादित किया। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए। किस आरएनए को सॉल्युबल आरएनए कहा जाता है? राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एचएन आरएनए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, ट्रांसफर आरएनए इज आल्सो कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूवी म्यूटाजेंस इज प्राइमरली काज्ड बाय। परावैज्ञानिक उत्परिवर्तन मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं। आपको बताना है कि परावैज्ञानिक उत्परिवर्तन मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोक्सिलेमीन, डाइमेराइजेशन द्वारा, पॉलीमेराइजेशन द्वारा, डीपॉलीमेराइजेशन द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, डाइमेराइजेशन द्वारा। यानी परावैज्ञानिक उत्परिवर्तन जन मुख्य रूप से डाइमेराइजेशन द्वारा उत्पन्न होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच एमंग्स द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर।
इनमें से कौन सा हाइड्रोजन आयन ग्राही है? NAD, GMN, फेरेडॉक्सिन, ATP। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, NAD। यह एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, NAD+। और जब यह हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है, जब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है ये, तो कन्वर्ट हो जाता है NAD2H में। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर इज कंसर्न्ड विद। RH फैक्टर संबंधित है किससे? ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुप, यूजेनिक्स, प्रोटीन सिंथेसिस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, ब्लड ग्रुप। RH फैक्टर इज कंसर्न्ड विद ब्लड ग्रुप, और इसका पता रीसेस मंकी में चला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, Which kind of disease is Down syndrome? Sex-linked, viral, bacterial, autosomal। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, ऑटोसोमल। तो यह ऑटोसोमल क्रोमोसोम के 21वें पेयर के ट्राइसोमी के कारण होता है डाउन सिंड्रोम, और इसको मंगोलियन डिसीज भी, मंगोलियन सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, पूछता है तो इसको मंगोलियन सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काइंड्स ऑफ पॉलीप्लॉइड्स आर। बहुगुणिता के प्रकार होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। यह सभी प्रकार होते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिनेप्टिक स्पेसिएशन अकर्स ड्यू टू। सूत्र युग्मक जाति के उद्भव का कारण है पॉलीप्लॉइडी, एनियोप्लॉइडी, आइसोलेशन, नन ऑफ द एबव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, पॉलीप्लॉइडी यानी बहुगुणन। एक्चुअली बहुगुणन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या का दोहरीकरण होता है, और यह 3 प्रकार का होता है। जो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है वही तीनों प्रकार है, यानी ऑटो पॉलीप्लॉइड, एलो पॉलीप्लॉइड, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड्स। तो ये तीनों आपके प्रकार हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A child of 10 years is as intelligent as normally expected child of 14 years. IQ of this child would be। एक 10 साल का बच्चा है, यानी उसकी रियल की आयु है 10 साल, जबकि उसका इंटेलिजेंस है 14 ईयर के बच्चे के बराबर, यानी कि उसकी मेंटल एज है 14 ईयर। तो उसका IQ आपको बताना है कि उस बच्चे का IQ क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है IQ निकालने का। IQ बराबर होता है मेंटल एज अपॉन रियल एज एंड 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये होता है IQ निकालने का फॉर्मूला। तो यदि हमें यहाँ पर निकालना है तो बच्चे का जो रियल एज है वो 10 ईयर है, और उसकी जो मेंटल एज है वो 14 ईयर है। तो इसी फॉर्मूले पे रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 14 डिवाइडेड बाई 10 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 140। तो उस बच्चे का जो IQ है वह आएगा 140। इट मीन्स चाइल्ड विल बी जीनियस।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If the mental age of 6-year-old child is 4, his mental age when he will be 15 years old should be। एक 6 ईयर का बच्चा है जिसकी मेंटल एज है 4, जब वह 15 ईयर का हो जाएगा तब उसकी मेंटल एज क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि जब वह बच्चा 6 ईयर का है और उसकी मेंटल एज है 4 ईयर, तो पहले कंडीशन में थी यहाँ से आई क्यू निकाल लेंगे। उसका आई क्यू क्या होगा, जब बच्चा होगा, रियल एज है उसकी 6 एंड मेंटल एज है 4, तो फॉर्मूले में रख करके निकालते हैं 6/4 इंटू 100, जो हमारा फॉर्मूला होता है। सॉरी, मेंटल एज ऊपर रहती है तो इसको करेंगे 4/6 इंटू 100, तो ये उसका हो जाएगा आई क्यू जब बच्चा होगा 6 ईयर का। तो आई क्यू हमारा आ गया 4/6 इंटू 100। अब जब बच्चा 15 ईयर का होगा तब उसकी मेंटल एज क्या होगी, तो देखिए हम जानते हैं कि आई क्यू बराबर मेंटल एज डिवाइडेड बाय रियल एज, तो यहाँ पर उसकी मेंटल एज हमें बताना है और उसकी रियल वो आयु कितनी हो जाएगी 15 ईयर, तो नीचे रखेंगे 15 इंटू 100। तो अब ये आई क्यू हमने निकाला है ऊपर, इसको इसके इक्वल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/6 इंटू 100 इक्वल टू, मेंटल एज हमें निकालनी है 15 इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया और इसको इधर लेके जाएंगे तो 4 इंटू 15/6, ये मेंटल एज निकल के आ रही है, तो हो जाएगा ये 16/6। यदि आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा, मेंटल एज आ जाएगी 10 ईयर, तो मेंटल एज निकल के आएगी 10 ईयर, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ जेनेटिकली सिमिलर टू हीमोफीलिया। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए। द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन फीमेल ओवम इज। आपको फीमेल ओवम में ऑटोसोम्स की संख्या बतानी है, कितनी होगी, 12, 11, 22, 23, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा सी 22। तो सोमैटिक सेल में कितने होते हैं 44, तो उसका हाफ होता है, उसका हाफ यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होंगे 22। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओवम या स्पर्म दोनों में जो है 22 यानी हाफ होंगे, बाकी सोमैटिक सेल में ऑटोसोम्स की संख्या 44 होती है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम थ्रेड आर। तो आपको क्रोमोसोम थ्रेड में जीन्स की संख्या बतानी है, 1, 10, 35, इनफाइनाइट, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इजी था, सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा डी इनफाइनाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर इज प्रेजेंट इन। RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स, ऑल मैमल्स, ऑल रेप्टाइल्स, मैन एंड रिसेस मंकी ओनली, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा डी, मैन एंड रिसेस मंकी ओनली, इन्हीं में RH फैक्टर केवल पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
A marriage between normal vision man and color blind woman will produce which of the following types of offsprings? एक सामान्य पुरुष की शादी एक वर्णांध महिला से होती है तो उसके जो बच्चे होंगे वह किस प्रकार के होंगे, ये आपको बताना है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, यहाँ पर महिला वर्णांध है और पुरुष सामान्य है, तो इसके बच्चे किस प्रकार के होंगे, तो निकालते हैं। तो जितनी पुत्रियां होंगी वह सब वर्णांध से ग्रसित नहीं होंगी बल्कि वाहक होंगी। जितनी भी पुत्रियां होंगी वह वाहक होंगी और जितने भी पुत्र होंगे वो सारे वर्णांध होंगे। तो अब देखते हैं ऑप्शन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। सन कलर ब्लाइंड होंगे, कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये वाला आप देख लीजिएगा। दोस्तों, एक बात आपसे कहनी थी कि कुछ प्रश्न विवाद में होते हैं। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें दी गई हों। तो आपको भी पता होगा कि कुछ क्वेश्चन विवादित होते ही हैं। तो आपको चीज़ें ऑथेंटिक बुक और गूगल को देखते हुए बताई जाती हैं और बाद में आयोग उसका आंसर क्या मानेगा तो यह तो किसी को भी नहीं पता होता है और उसके लिए कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। तो आपको जो आंसर सही लगता है, ठीक लगता है, आप उसे मान सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।